नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। इसरो ने 6 फरवरी को फ्रेंच गियाना से एरियान 5 अंतरिक्ष यान द्वारा अपना 40वां संचार उपग्रह GSAT-31 का सफल प्रक्षेपण किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में तारा योजना के अंतर्गत कोर सपोर्ट ग्रुप्स की निगरानी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में 9वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न। 5 वर्गों में फिल्में पुरस्कारों से सम्मानित। उत्कृष्ट संस्थानों की हमारी श्रृंखला में हम आपको यात्रा करा रहे हैं कोलकाता में 1851 में स्थापित संस्थान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 6 फरवरी को फ्रेंच गियाना से एरियान 5 अंतरिक्ष यान द्वारा GSAT-31 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। ये भारत का 40वां संचार उपग्रह है जिसका इस्तेमाल डिजिटल ऑडियो, आंकड़ों तथा वीडियो के प्रसारण के लिए किया जाएगा। इस उपग्रह की आयु 15 वर्ष आंकी गई है, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से लगे विशाल समुद्री क्षेत्रों में संचार व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारत के 40वें संचार उपग्रह GSAT-31 को यूरोप के एरियान स्पेस अंतरिक्ष यान द्वारा 6 फरवरी को फ्रेंच गियाना के कोरू से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। आर्यान 5VA 247 ने GSAT-31 को उसकी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए 42 मिनट तक उड़ान भरी। इसी उड़ान में आर्यान 5 ने सऊदी भूस्थिर उपग्रह वन हेला सैट-4 का भी प्रक्षेपण किया। GSAT-31 आर्यान 5 अंतरिक्ष यान से एक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में अलग हुआ, जहां अपनी कक्षा में पृथ्वी से इसकी सबसे करीबी दूरी या भू समीपी दूरी 250 किलोमीटर और सबसे अधिक दूरी 35,850 किलोमीटर होगी। आर्यान 5 से अलग होने के बाद कर्नाटक के हसन स्थित इसरो के मुख्य नियंत्रण कक्ष ने GSAT-31 का नियंत्रण अपने अधिकार में ले लिया। आने वाले दिनों में वैज्ञानिक चरणबद्ध तरीके से कक्षा बदलने तथा उपग्रह को भू स्थिर कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जो पृथ्वी की विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। यही कक्षा उपग्रह के लिए तय आखिरी कक्षा होगी। सभी कक्षाओं में उपग्रह की जांच के बाद उसका उपयोग आरंभ किया जाएगा। It gives me great pleasure on the successful launch of GSAT-31 spacecraft on board Ariane 5. This is the third mission for ISRO in 2019. Congratulations to Arianespace on the successful launch and precise injection of the satellite into the orbit. GSAT-31, which is a high-power communication satellite with the Ku band, which is going to serve and replace some of the satellites which are getting expired soon. It is going to serve the country in various aspects like communications to islands and mainland, in terms of business, in terms of DTH and many more. GSAT-31 Ku बैंड समेत उच्च क्षमता वाला एक संचार उपग्रह है। ये ऐसे उपग्रहों के बदले कार्य करेगा जिनकी जीवन अवधि जल्द समाप्त होने वाली है। Ku बैंड छोटे भौगोलिक क्षेत्र में 12 से 18 गीगाहर्ट्ज ताकत की आवृत्ति क्षमता उपलब्ध कराता है, जिसे पृथ्वी पर एक छोटे उपकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। GSAT-31 का वजन लगभग 2535 किलोग्राम है तथा इसकी जीवन अवधि करीब 15 वर्ष आंकी गई है। ये भारत की मुख्य भूमि पर टेलीविजन अपलिंक, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, DTH टेलीविजन सेवाएं तथा इसी प्रकार के कई कार्य संपादित करेगा। इसके अलावा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से लगे विशाल तटीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। एक अन्य भूस्थिर उपग्रह GSAT-30 जल्द ही आर्यान स्पेस से प्रक्षेपित किया जाएगा।
वर्ष 1981 में आर्यन फ्लाइट L03 से भारत के प्रायोगिक उपग्रह एप्पल के प्रक्षेपण के बाद से आर्यन स्पेस ने अब तक 23 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं तथा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ 24 समझौते किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर रूरल एरियाज यानी तारा योजना के अंतर्गत समानता के आधार पर सशक्तिकरण तथा विकास के लिए विज्ञान की सामूहिक नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यक्रम देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में 5 तथा 6 फरवरी को आयोजित किया गया। कार्यशाला में 26 संस्थानों ने अपने कार्य प्रस्तुत किए। इस दौरान इन समूहों द्वारा उत्पादित प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा नमूनों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी हेस्को के साथ मिलकर देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में 5 और 6 फरवरी को 2 दिवसीय ग्रुप मॉनिटरिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के लिए आत्मनिर्भर और सरल समाधान प्रदर्शित करना था। हेस्को हिमालय के गांवों में ग्रामीण विकास और पर्यावरण के हित में काम करने वाली संस्था है। ग्रुप मॉनिटरिंग वर्कशॉप में देश भर से 26 कोर ग्रुपों ने भाग लिया। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की प्राथमिकता के साथ निरंतर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इनमें मुख्यतः क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, एग्रीकल्चर एंड वैल्यू एडिशन, technology for mountain community, technology for arid region, rural engineering and innovative products, and technology in forestry and fruit processing sector का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने किया। उन्होंने वाटर मिल तकनीक का निरीक्षण किया और इस तरह की प्रौद्योगिकियों के ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग पर जोर दिया। This is a very interesting program. Because it not only looks at what technology needs to be developed, what is the appropriate technology for our needs, it also provides solutions for those problems, and it does so by working with independent organizations, NGOs, which have dedicated people, resources and interest in using science to solve society's problems. इस कार्यशाला में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फॉर रूरल एरियाज यानी तारा परियोजना के तहत विकसित की गई तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी गई और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इन तकनीकों के योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यशाला में 3 उपयोगी सचित्र पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपने कार्यों का विवरण विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत किया गया। हमारा जुड़ाव 2 तरह से है, जहां सरकारों के बीच में हम अपनी तकनीकी के माध्यम से, चाहे लंटाना हो, चाहे रेशे की बात हो, चाहे ऊर्जा की बात हो, इन तमामों को लेकर सरकार के बीच में रहते हैं। बड़े संस्थानों को देश के अपने साथ जोड़ते हैं, उन्हें ग्रामोन्मुखी बनाने के लिए उन्हें हम इस बात के लिए तैयार करते हैं कि उन तकनीकी पर काम करें जो कि आज हमारे गाँव की बड़ी आवश्यकता है। ग्रामीण उत्पादकों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से बेहतरीन उत्पाद तैयार करना इस बात का संकेत है कि अब विज्ञान प्रयोगशालाओं से निकलकर अपनी पहुंच गांव तक बना रहा है। विज्ञान को गांव से जोड़कर जो कार्य किए जा रहे हैं वे ग्रामीण तथा शहरी भारत के बीच आर्थिक खाई को पाटने में अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको बताएंगे 9वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के पुरस्कार विजेताओं के बारे में। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। पिछले हफ्ते मोहाली के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 9वां संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महोत्सव के लिए रिकॉर्ड 258 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें 77 भारतीय तथा 16 विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव में दिखाई गई फिल्में स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, सौर ऊर्जा तथा प्लास्टिक का इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित थीं। इस वर्ष महोत्सव में शामिल फिल्मों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया था।
हर वर्ग में गोल्डन बीवर, सिल्वर बीवर तथा ब्रोंज बीवर नामक 3 पुरस्कार दिए गए। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। मोहाली के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में संपन्न हुए राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्देश्य था फिल्मों के द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा तथा विज्ञान की अन्य उभरती शाखाओं को मजबूत बनाना तथा वैज्ञानिक अभिरुचि का वातावरण तैयार करना है। 5 दिवसीय महोत्सव में आम लोगों को विज्ञान पर आधारित फिल्में बनाने तथा देश विदेश में ताज़ा वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रायोगिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। महोत्सव में लड़कों का यौन शोषण, दृष्टिबाधितों जैसे सामाजिक रूप से उपेक्षित विषयों के अलावा सौर ऊर्जा, प्लास्टिक का इस्तेमाल, हंसने का महत्व आदि विषयों पर भी फिल्म प्रदर्शित की गईं। 258 फिल्मों में से हमने 77 यानी 77 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया और यहाँ पर जूरी स्क्रीनिंग की गई और जूरी ने उनको सम्मानित किया फिल्म मेकर्स को गोल्डन बीवर, सिल्वर बीवर अवार्ड्स और ब्रॉन्ज बीवर अवार्ड से, और टेक्निकल कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। और ये देश का अपनी तरह का अकेला ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो साइंस, एनवायरनमेंट, हेल्थ, नेचर की बात करता है, उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग करता है देश भर में, और इसके ज़रिए कोशिश रहती है कि हम साइंस को आसानी से, आसान शब्दों में, विजुअल के ज़रिए प्रमोट कर पाएँ और साइंटिफिक टेम्पर को प्रोत्साहन मिले। पुरस्कारों को 5 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग था इंटरफेस, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की बनाई फिल्में शामिल की गई थीं। इस वर्ग में गोल्डन वीवर पुरस्कार जीता दूरदर्शन नई दिल्ली के अनूप खजूरिया की फिल्म द गोल्डन थ्रेड ने। ये फिल्म जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगा कीड़ों को हो रहे नुकसान पर आधारित है, जो असम के लोगों की आजीविका पर असर डाल रही है। फ्यूजन वर्ग में स्वतंत्र फिल्म निर्माता विपुल कीर्ति की वृत्तचित्र वांटेड ब्राइड ने गोल्डन वीवर पुरस्कार जीता। ये फिल्म फ्लावर क्रैब मकड़ी की दुर्दशा पर आधारित है। आउट ऑफ द बॉक्स वर्ग में कॉलेज के छात्रों की बनाई फिल्में शामिल की गई थीं, जिसमें राज किशोर की फेस्टिविटी ऑफ ग्रीनवुड फिल्म को गोल्डन वीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्म प्रकृति माँ की सुरक्षा और वन उन्मूलन को रोकने का संदेश देती है। स्कूली छात्रों के वर्ग रेनबो में ऋषु तिवारी की फिल्म ऑटोमेटिंग एग्रीकल्चर को गोल्डन वीवर पुरस्कार से नवाजा गया, जिसका विषय स्वचालित ड्रोन की मदद से कृषि प्रणाली को बेहतर बनाना है। इसके अलावा शोध, सिनेमेटोग्राफी, संपादन, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के क्षेत्रों में भी फिल्म निर्माताओं को विशेष जूरी पुरस्कार दिए गए। कुल मिलाकर 22 विभिन्न वर्गों में छात्रों को पुरस्कार दिए गए। फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता तथा राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म की जूरी अध्यक्ष विक्रम गोखले तथा पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और एक्सटेंशन एजुकेशन पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर भल्ला ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। फिल्म एक बहुत ही रोचक विधा है और चूँकि बच्चों में इसका क्रेज बहुत होता है, फिल्म एज मीडियम का क्रेज बहुत होता है, तो उनमें जो जिज्ञासा है उसको फिल्मों के जरिए और इस फिल्म के जरिए साइंस को समझने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने का बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर भारत सरकार इसको एक आंदोलन की तरह चलाए तो मुझे लगता है उससे साइंस का भी, साइंस कम्युनिकेशन का भी और वैज्ञानिक सोच के विकास का भी बहुत बड़ा भला होगा। किसी भी संदेश के प्रचार प्रसार के लिए फिल्में सबसे बेहतरीन माध्यम हैं और महोत्सव में प्रदर्शित सभी फिल्में विज्ञान से जुड़ी कहानियों पर आधारित थीं। जूरी के सदस्यों ने इनकी खुलकर सराहना की। ये फिल्में न सिर्फ लोगों में वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा करती हैं, बल्कि फिल्म निर्माण में रचनात्मकता के प्रदर्शन का अवसर भी प्रदान करती हैं। अगले वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की स्थापना 1851 में कोलकाता में हुई थी। आरंभ में ब्रिटिश शासन ने इसकी स्थापना भारतीय रेल के इस्तेमाल के लिए कोयला तलाशने के लिए की थी, लेकिन जल्द ही इसकी भूमिका न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना के अध्ययन के लिए विस्तृत हो गई। GSI पृथ्वी के बहुआयामी अनुसंधान के लिए दुनिया के सर्वप्रथम संस्थानों में एक है तथा भूविज्ञान अनुसंधान का समृद्ध भंडार है। इसकी भूमिका खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, प्राकृतिक खतरों के न्यूनीकरण,
भू अभियांत्रिकी तथा कई अन्य विषयों तक फैली हुई है। पेश है इस उत्कृष्ट संस्थान के बारे में ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। पृथ्वी की संरचना तथा उत्पत्ति को समझने के लिए वैज्ञानिक दुनिया भर में सर्वेक्षण करते हैं। सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में पृथ्वी की उम्र करीब 450 करोड़ वर्ष है। भारत में इस क्षेत्र में शोध के अग्रणी संस्थान का नाम है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। GSI का मुख्य उद्देश्य भारत में भूवैज्ञानिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करना है। आधिकारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1851 में GSI का गठन किया। ये दुनिया का तीसरा सबसे पुराना संस्थान है। उस समय से अभी तक इस संस्थान ने भारत में धरती की सतह, चट्टानों, खनिज और उल्का जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान एवं खोज किए हैं। इसके अलावा GSI के भूवैज्ञानिकों ने धरती की भीतरी सतह को समझने के लिए बड़ी संख्या में सर्वेक्षण तथा अनुसंधान किए हैं। इनमें खनिजों के प्रकार, जल संसाधन का आकलन, पृथ्वी आधारित आपदाओं जैसे भूकंप तथा ज्वालामुखी को समझने की कोशिशें शामिल हैं। फिलहाल ये संस्थान भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग तथा कोलकाता में संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जबकि देश के सभी राज्यों में संस्थान की शाखाएं हैं। पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में इसे सरकार का एक प्रमुख संस्थानात्मक निकाय माना जाता है। बेसिकली हम 1851 में बने थे और उस समय हमारा मोटिव था, हमारे लिए जो टारगेट था कि कोल रिसोर्सेज का इंडिया में एक्सप्लोर करना, क्योंकि उस समय स्टीम इंजन्स हुआ करते थे और उनके लिए कोल ही फ्यूल था जिसपे स्टीम इंजन्स चलते थे। 1851 के बाद हमने रैपिडली डाइवर्सिफाई किया अपने को और अभी लगभग अर्थ साइंसेज के हर डोमेन में हम काम कर रहे हैं। GSI की विभिन्न सेवाओं में अनुसंधान तथा विकास संस्थानों तथा उद्योगों को पृथ्वी विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना भी शामिल है। GSI के शोध कार्य धरती पर गिरी उल्काओं के अन्वेषण से लेकर पृथ्वी के भीतर खनिजों के अध्ययन जैसे विषयों पर आधारित है। हाल ही के एक शोध में GSI ने पहली बार राजस्थान में जैसलमेर के बांदा गांव से समुद्री जीवों के अवशेष खोज निकाले हैं। ये अवशेष समुद्र में रहने वाले कई जीवों जैसे व्हेल, शार्क, घड़ियाल तथा कछुओं की हड्डियों तथा दांतों के रूप में हैं। इस खोज से संकेत मिलते हैं कि करीब 4 करोड़ 70 लाख वर्ष पहले जैसलमेर का रेगिस्तानी इलाका समुद्र के भीतर था। इसके अतिरिक्त GSI चट्टानों तथा अवशेषों के विशाल संग्रह के लिए भी मशहूर है। संस्थान के पास 700 से अधिक उल्का चट्टानों का संग्रह है, जिसमें प्राचीनतम चट्टान 1798 में हुए उल्कापात का है। खनन मंत्रालय ने GSI को सुदूर ब्रह्मांड से आए पदार्थों की सुरक्षा का भार सौंप रखा है। GSI द्वारा उल्काओं के अध्ययन से सितारों की उत्पत्ति तथा सौर मंडल के उद्भव के बारे में भी जानकारियां प्राप्त होती है। हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है मिनरल रिसोर्सेज को ऑगमेंट करना, नेशनल मिनरल रिसोर्सेज को और एस्टिमेट करना। इसके अलावा हमारा जो पब्लिक सर्विसेज में काम है इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में, जहाँ पे हम ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की बात करते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में, जहाँ पे हम टनल्स, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क के अलाइनमेंट की हिली एरियाज में जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज वहाँ बात करते हैं। अर्थक्वेक जियोलॉजी की स्टडी, अर्थक्वेक की स्टडीज हम करते हैं। GSI ने भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित भूविज्ञानियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान का भी गठन किया है। ये भूविज्ञानियों को हिमालय, दक्कन का पठार तथा पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के चट्टानों के बेहतर अध्ययन के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी के गर्भ में चट्टानों के रूप में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें उजागर करके ही पृथ्वी का इतिहास जाना जा सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए GSI सतत प्रयत्नशील है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। स्विट्जरलैंड स्थित फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोजान के वैज्ञानिकों ने नए और सस्ते सौर सेल बनाने की विधि विकसित की है। इस सौर सेल का नाम परवोस्काइट्स है।
इस विधि में सौर पैनल पर हल्के, लोचदार तथा सस्ते खनिजों का लेप होता है, जिससे उन्हें विद्युत उत्पादन के लिए लैपटॉप, कार, ड्रोन, अंतरिक्ष यान या इमारत जैसी किसी भी वस्तु की सतह पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इस शोध के विषय में नेचर पत्रिका में विस्तार से प्रकाशित किया गया है। केरल स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक स्थानीय वनस्पति की पहचान की है, जो मिट्टी में मिले सीसा को दूर कर पर्यावरण स्वच्छ कर सकती है। इससे पहले इस शोध के लिए सैकड़ों स्थानीय वनस्पतियों पर प्रयोग किए गए, जिसके बाद 3 वनस्पतियों को छांटकर अलग किया गया। वर्तमान अध्ययन में पाया गया कि इक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा नामक वनस्पति में सीसा सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ये पौधे उस मिट्टी में पनपते हैं जिनमें वाहनों से निकले प्रदूषण के कारण सीसा की मात्रा अधिक होती है। ये खोज इको टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने पाया है कि पश्चिमी अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर के निचले हिस्से में 300 मीटर ऊंचा विशाल छेद बन गया है। ये छेद संकेत देता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ का पहाड़ तेजी से पिघल रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इस छेद के विशाल आकार तथा उसमें तेज रफ्तार से वृद्धि से वैज्ञानिक सकते में हैं। इस पहाड़ में करीब 1400 करोड़ टन बर्फ था, जिसका अधिकांश भाग पिछले 3 वर्षों में पिघल चुका है। ये आंकड़े साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने अचानक एक बौना आकाशगंगा खोज निकाला, जो महज 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। बौना आकाशगंगा छोटे आकार के आकाशगंगा को कहते हैं, जिसमें 10 करोड़ से लेकर सैकड़ों करोड़ की संख्या में तारे होते हैं। नए तलाशे गए आकाशगंगा का नाम बेडिन 1 रखा गया है। इस आकाशगंगा के तारों के गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा की उम्र लगभग 1300 करोड़ वर्ष बताई है, जो ब्रह्मांड की आयु के करीब है। इस खोज के विषय में मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं अमेरिकी अनुवांशिकी वैज्ञानिक रूथ सेगर को, जिनका जन्म 7 फरवरी 1918 को अमेरिका के शिकागो में हुआ था। उनका अधिकांश शोध साइटोप्लाज्मिक अनुवांशिकी के अध्ययन पर केंद्रित था। इसमें वंशाणुओं का संचरण कोशिका की नाभिक के बाहर होता है। बाद में 1970 के दशक में उन्होंने कैंसर अनुवांशिकी पर कार्य आरंभ किया। उस समय सेगर पहली अनुसंधानकर्ता थी जिन्होंने दमित वंशाणुओं के उपपरिवर्तन पर शोध किया। वर्ष 1977 में उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का सदस्य चुना गया। वर्ष 1985 में रूथ को नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर पुरस्कार से सम्मानित किया। 29 मार्च 1997 को 79 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, लेकिन अनुवांशिकी के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान आज भी वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।